हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट कुछ चंद लाइनों के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं लाइन्स के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेटा, इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं सिलेबस क्या है। क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का जो सिलेबस है बच्चों, उसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं और 14 चैप्टर्स हैं। पहले यूनिट की बात करते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट है बेटा, वो है हमारी नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। जो फर्स्ट वन चैप्टर है वो है नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, और जो सेकंड चैप्टर आता है वो क्या है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। अगर इसके वेटेज की बात करें बेटा, तो ये 11 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारा अलजेब्रा। इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं। एक आता है मैट्रिसेस और एक आता है डिटर्मिनेंट्स। इनका वेटेज की बात करें बेटा, तो इनका वेटेज है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, जो कि है कैलकुलस। कैलकुलस मैथ्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में जो मैथ्स है बेटा, वो मैच करता है बिल्कुल कोर मैथ्स से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो यूनिट जो 3 है बेटा, वो हमारी कैलकुलस। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। पहला आता है डिफरेंशिएशन, दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा आता है इंटीग्रल्स और चौथा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके वेटेज की बात करें बेटा, तो इसका वेटेज है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वेटेज है इसका? 15 मार्क्स का, जो कि काफी हाई वेटेज है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर एक ही चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, और उससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो ये 10 मार्क्स का रहता है। इसका वेटेज कितना रहने वाला है बेटा हमारा? 10 मार्क्स का। नेक्स्ट जो यूनिट है बेटा, वो है हमारी यूनिट नंबर 5, जो कि है इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। ये पूरा एक चैप्टर है इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। यूनिट नंबर 6 जो है वो है इंडेक्स नंबर एंड टीबीडी। टीबीडी मतलब टाइम बेस्ड डेटा। बेटा इसके अंदर एक ही चैप्टर है टाइम बेस्ड डेटा, जो कि 6 मार्क्स का है। इसके बाद है यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसके अंदर दो चैप्टर आएंगे। पहला है परपेचुइटी सिंकिंग फंड एंड ईएमआई, और दूसरा है रिटर्न्स ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसकी वेटेज की बात करें तो बेटा इसका वेटेज हो जाएगा 15 मार्क्स का। तो ये हमारी यूनिट नंबर 7 हो जाएगी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 8 क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर आता है बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला, जो कि कितने मार्क्स का होने वाला है? 8 मार्क्स का। टोटल बेटा 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और 80 मार्क्स में अलग अलग वेटेज मैंने आपको बता दिया। हर एक यूनिट का डिफरेंट डिफरेंट वेटेज है। ठीक है, अब अगर अपन हाई वेटेज वाली यूनिट्स की बात करें, तो एक फर्स्ट यूनिट है जो कि 11 मार्क्स की पूछी जानी है आपसे। यूनिट नंबर 2 है जो कि 10 मार्क्स की आनी है। यूनिट नंबर 3 बेटा 15 मार्क्स की आने वाली है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी 10 मार्क्स का है। तो ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बेटा 15 मार्क्स का आने वाला है। तो इस पर तो बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। वैसे पढ़ना पूरा ही है, पूरा कवर करना है। ये तो मैंने वेटेज इसलिए बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर हम बात करें पढ़ने की, तो बेटा हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आज के आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है बेटा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। हम स्टार्ट करेंगे बेटा एलजेब्रा से। एलजेब्रा क्या है हमारा? यूनिट नंबर 2, और चैप्टर नंबर उसमें 3 है, जो वो है हमारा मैट्रिसेस। तो हेडिंग डालेंगे यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिसेस।
सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसके अंदर डेफिनेशन की। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर हम समझे तो क्या कहती है, अ मैट्रिक्स A matrix is an arrangement. मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। A matrix is an arrangement of mn numbers arranged in a rectangular array. अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या हो रही, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अगर हम mn नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये काम कहाँ आता है बेटा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है, तो हम किसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं? मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, उससे इजी कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ये यूज है बेटा, और भी डिफरेंट यूज है। ठीक है, अब मैट्रिक्स को इससे दिखाते हैं, मैट्रिक्स को बेटा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल ए से दिखा सकते हो, कैपिटल बी से दिखा सकते हो, कैपिटल डी से दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एम एन नंबर्स भी हो सकते हैं और बेटा फंक्शंस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फंक्शन, मतलब एम एन नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स जो बनता है वो नंबर्स का भी बनता है और फंक्शंस का भी बनता है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल नहीं आ सकते, वेरिएबल उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब ए लिखते हैं बेटा, तो एक ए मैट्रिक्स है हमारा जिसको लिखेंगे हम ए आई जे एम बाय एन। बेटा यहाँ पर जो ए है वो हमारा मैट्रिक्स है और ए आई जे जो है वो हमारे एलिमेंट्स है और एम बाय एन क्या है? ऑर्डर है। एम बाय एन हमारा ऑर्डर है। ए आई जे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम बाय एन ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें ए आई जी की कि सर ये आई जी क्या है, तो बेटा ए आई जे है एलिमेंट। अब कौन सा एलिमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आईएथ रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है जेथ कॉलम को। क्या मतलब है सर? सुनो बेटा, अगर हम लिखते हैं ए वन वन, इसका मतलब है आई की जगह वैल्यू वन है और जे की जगह वैल्यू वन है। तो ए वन वन क्या दिखा रहा है? ये है ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ऐसा तो आई क्या है? आई एथ रो है और जे क्या है? जे कॉलम। यहाँ पर जो आप एम और एन दिख रहे हो बेटा, मैं लिखवा देता हूँ। आई हमारा ith रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे हमारा jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर m क्या है? बेटा m है नंबर ऑफ रोज, जिस मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रो होंगी वो हमारा m होगा। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, उसको कौन दिखाएगा बेटा? m और n। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स बनाया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हो जाएगा हमारा 3x3 का मैट्रिक्स। अब कैसे, थोड़ा समझो बच्चों। देखो, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया A और उसमें कितने एलिमेंट्स है? टोटल 9। बेटा इसके अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं और एंट्रीज कहलाते हैं, और जो बेस में लिखा होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि भाई कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर कहलाता है। अब उस वो ऑर्डर किस बात पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अगर मान लो m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर m बाय n। क्या रीड करेंगे इसे? m बाय n। ठीक है, तो ये तो हो गया साहब ऑर्डर, ये सब क्या हो गए? एलिमेंट्स। अब कौन कौन सा एलिमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। ए वन वन का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ए वन टू का मतलब होता है बच्चा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सर ये तो समझ में आ गया, बट रो कॉलम क्या होता है वो तो बता दो। अरे देखो बेटा, सुनो, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल में जमे हुए एलिमेंट्स वो क्या कहलाएंगे? हमारी रोज कहलाएंगे। तो दिस इज योर रो वन, दिस इज योर रो टू एंड दिस इज योर रो थ्री। सर कॉलम क्या होते हैं? बेटा ये कॉलम है हमारे C1, C2, C3।
भाई 3 कॉलम है और 3 रो है, तो जो हॉरिजॉन्टल में लाइंस है वो क्या कहलाएंगी, रोज कहलाएंगी, और जो वर्टिकल में लाइंस है वो क्या कहलाएंगी, कॉलम कहलाएंगी। तो R1 हमारी फर्स्ट रो है, R2 हमारी सेकंड रो है, और R3 क्या है, थर्ड रो है। C1 हमारा कॉलम नंबर 1 है, C2 हमारा कॉलम नंबर 2 है, और C3 हमारा क्या है, कॉलम नंबर 3 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, यानी कि वो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो पहले हमें कहाँ जाना होगा बेटा, रो में जाना होगा, सेकंड रो में, फिर हम कहाँ जाएंगे, सेकंड कॉलम में जाएंगे, और फिर चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। चलो हम मिलकर चेक करते हैं, ठीक है। ऊपर से काउंट करते हैं, पहला R1 हो गया, सर ये तो R1 है और ये क्या है, R2, मिल गई रो नंबर 2, यस। कॉलम, ये सर C2, ये जो कॉलम है ना, ये हमारा क्या है, कॉलम नंबर 2। तो बेटा इन दोनों को कट करता हुआ कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, सर ये मिल रहा है एलिमेंट। अच्छा, जहां इंटरसेक्ट करे जो मिले वही हमारा 822 है, बिल्कुल बेटा, वही हमारा क्या है, 822, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। और देखो बेस में भी लिखा है 22, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो काउंट कर लो, रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसीलिए तो वो वहां रखा गया है, ठीक है। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ थर्ड और यहाँ पे। एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं मैट्रिक्स का आपको, आप डेली क्लासरूम में बैठते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए, क्लास 12th में 11th में जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं उस अकॉर्डिंग बैठते हैं, ठीक है, अपने अपने क्लास में। अब सुनना, क्लास में जब आप बैठते हो तो कैसे बैठते हो, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का एक एरो होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में बैठते हो आप। भाई नंबर ऑफ बॉयज बैठ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स बैठ गई, है ना, या फिर दोनों एक साथ भी बैठे तो ठीक है, बट रोज इस तरह से एरे में, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आप बैठे होते हैं, सही बात है कि नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स ही तो है बेटा। अब अगर मान लो किसी को पूछा जाए कि सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट मतलब आप एलिमेंट नहीं हो, बच्चे को उठाया जाए तो कौन उठेगा, तो आप कैसे काउंट करोगे, जहां से काउंट करोगे वहां से देखोगे कि यार ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो के सेकंड कॉलम में बोला है, तो आप इस तरह से चेक करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सेकंड रो के सेकंड कॉलम में बैठा है। अक्सर आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो किसी को आपको ढूंढना होता है तो क्या बोलता है, सेकंड रो में थर्ड कॉलम में जो बैठे हैं वो बाहर आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ है, आपको लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा भाई कि मैं सेकंड रो के थर्ड कॉलम में बैठा हुआ हूँ। अगर आप उठ के नहीं जाओगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, वो सामने वाला बोलेगा अरे यार इसको इतना भी नहीं मालूम, होता है। आया समझ में। तो मैट्रिक्स का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप क्लासरूम में जो बैठते हो बच्चों, वही क्या आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, जिसकी जैसी बैठक व्यवस्था हो उस हिसाब से काउंट कर लेंगे। सर ये वाला बंदा फोर्थ रो के थर्ड कॉलम में बैठा है तो मैं उसको काउंट कर सकता हूँ, बिल्कुल बेटा। आपको बस देखना क्या है, रोज ऊपर से ऐसे ऐसे आएंगे और कॉलम ऐसे से चलेंगे। आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर व्हाट, बेटा इसलिए एग्जाम्पल लेना है ताकि हम समझ पाए कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है। देखो कैसे, 2 लिखा मैंने, 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। 1 को नहीं लेते तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाते, सर हमारा रोल नंबर 1 हमारा फेवरेट है। होता है कई बार बच्चों को रोल नंबर 1 चाहिए होता है, पता नहीं क्यों इतनी दौड़ लगी हुई है आजकल रोल नंबर 1 पे आने की। मेरे लिए तो सब नंबर सेम ही लगते हैं। सर वो तो आपको मैथ्स ज्यादा पसंद है इसलिए। हाँ बेटा होता है, बट मुझे तो जीरो ही बहुत पसंद है। जीरो क्यों पसंद है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, सही बात है कि नहीं। भाई जीरो के बिना तो हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अगर लाइफ में जीरो है तो मजा आएगा। 1 से शुरुआत होती तो क्या मतलब, कुछ ना हो आपके पास फिर धीरे धीरे कुछ होने लगे, हाँ फिर मजे ही कुछ और है। समझ गए, ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताना आप लोग बच्चे, बड़ा मजा आने वाला है। A12, अगर मैं आपसे पूछूं A12 वाला एलिमेंट कौन सा है तो आप कैसे बताओगे, जरा बताओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी सर आपने पूछा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज हम पहले रो के पास जाएंगे, फिर किसके पास जाएंगे, कॉलम के पास। और कौन सा वाला कॉलम भाई, बोलना नहीं है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम, तो ये हमारा सेकंड कॉलम। तो ये मिल गया हमारा एलिमेंट बच्चा, क्या मिल गया हमारा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो 3 हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब अगर हम देखें बेटा कि A32 क्या होगा, A32 का क्या मतलब हुआ सर, A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। कैसे पता करेंगे, पहले थर्ड रो में जाना होगा, ऊपर से काउंट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। कौन सी थर्ड रो है भाई, ये वाली थर्ड रो है। कौन सा कॉलम ढूंढना है, सेकंड कॉलम ढूंढना है, सर ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर होगा क्या बच्चों, ठीक है। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। चलो इसी बात पे एक और पूछ ही लेता हूँ बेटा, A21 क्या होगा,
सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि सेकंड रो तो ऊपर से नीचे मतलब सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम मतलब ये रहा फर्स्ट कॉलम, तो 6 कितना हो जाएगा 6। आया समझ में? चलो इसी बात पे थ्री थ्री बता दो फटाक से, कितना होगा 1 होगा। कैसे मालूम? थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। एक और पूछ ही लेता हूँ बेटा, मेरा क्या मन थोड़ा ऐसे ही है, पूछता रहता हूँ मैं, तो चलो बताओ A34 क्या होगा? जल्दी बताओ A34 क्या होगा? सर उलझा दिया आपने तो। कैसे? थर्ड रो फोर्थ कॉलम, बट हमारे इस मैट्रिक्स में फोर्थ कॉलम कहाँ है? कई बार मैं क्लास में पूछता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर एक काम करते हैं, मैं बता ही देता हूँ, वो कोई सा भी नंबर बोल देते हैं क्योंकि उनको रैंडमली आंसर देना होता है, सीधी सी बात है। बट हकीकत वो नहीं है बेटा। क्यों? बच्चों को ये पूछना चाहिए सर आपने लिख तो दिया A34 मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम, बट फोर्थ कॉलम कहाँ है? कॉलम नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हम इसका आंसर कर पाएंगे क्या बच्चों? नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या बोलना है? नो आंसर, नो कमेंट, सीधी बात है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आप प्लॉट लेने जाते हो, ठीक है, प्लॉट खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो? 20/30 का प्लॉट दिखाओ, 40/50 का प्लॉट दिखाओ, 50/100 का प्लॉट दिखाओ। बच्चों ये क्या है? ये ऑर्डर तो मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ? डायमेंशन बता रहा हूँ, क्या लेंथ रहने वाली है, क्या विड्थ रहने वाली है। सही बात है ना? उससे उस सामने वाले को समझ में आएगा कि कितना इसको प्लॉट चाहिए, किस साइज का प्लॉट चाहिए। वैसे ही हमारा मैट्रिक्स है यार। अगर मैट्रिक्स हमने लिखा 2/3 का तो कैसा दिखेगा? सोचो जरा। ऐसा दिखेगा सर, 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, ठीक है। 3/2 का कैसे दिखेगा भाई? ऐसा दिखेगा, 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। आ रहा समझ में? तो वैसा तो साइज देखकर हम बता सकते हैं। जैसे किसी ने बोला 1/1 का मैट्रिक्स है, तो 1/1 का मैट्रिक्स का मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा, रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। यार 1 रो है 1 कॉलम है और दूसरे कॉलम की कोई चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज एक ही एलिमेंट है, ठीक है। चलो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, 1 2 3 4 5 6। चलो बेटा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 2/3। अगर मैं काउंट करूंगा इसमें नंबर ऑफ रो तो कितनी नंबर ऑफ रो? 2 है, और कॉलम काउंट करूं तो 3 है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ओ सर गलती से अगर कॉलम को पहले लिख दो रो को बाद में लिख दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा बेटा, गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते वक्त नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना है, मतलब m/n होगा, नॉट n/m, ठीक है। क्योंकि हमेशा पहला वाला किसको बताएगा? रो को, और बाद वाला किसको बताएगा? कॉलम को, ठीक है। एक और लेते हैं, जल्दी बताओ ये वाला कौन सा है? 1 2 3 1 2 3, दुनिया से जाना है फ्री, 3/1। ओके, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। कैसे सर? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं? 1/3 लगा के आ जाते हैं। उनको क्या लगता है एक रो है 3 कॉलम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। यहाँ पे रो कितनी है? 3, 1 2 3 ऐसे में काउंट करना, 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल में काउंट करी वो रो, ऐसे में कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 3/1 का हो जाएगा। 3 रो है 1 कॉलम है। एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से अब बी को लिखते हैं। हर बार ए मैट्रिक्स को ले रहे हैं, इस बार बी को ले रहे हैं बेटा, ठीक है। बी मैट्रिक्स, अगर मान लो मैंने बी मैट्रिक्स बना दिया 1 2 3 4 और 5 6, बताओ कितने बाई कितने का होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा कितना? 3/2। कैसे? देखो नंबर ऑफ रो 3 है, 1 2 3 काउंट कर लो, कॉलम कितने हैं? 2 है, तो 3/2। सर एक और पूछना है आपसे। हाँ पूछ बेटा। एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखा बड़े प्यार से, 1 2 3 4, सर आप इसका जवाब दो। तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा यार एक ही रो है और कॉलम काउंट कर लेता हूँ आराम से। मैं जरा जल्दी में काम नहीं किया, मैंने कहा चलो आराम से सोचते हैं। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। यार एक रो है 4 कॉलम है, 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा 1/4 का मैट्रिक्स। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स का एक और नाम क्या है बेटा? एंट्रीज। कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर? एंट्रीज के नाम से क्वेश्चन देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछा है इसने। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके।
चलो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस की अगर हम बात करें तो इसमें पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स। लिखो रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? चलो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो या एक ही रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो, क्या कहलाता है? हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। डेफिनेशन लिखते हैं, अ मैट्रिक्स which is having a single row and number of columns। कॉलम्स कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं सर। तो अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग अ सिंगल रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहलाएगा? हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स विच इज हैविंग, इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? सिंगल रो और एन नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए को लेते हैं, उसमें एक रो होना चाहिए और कॉलम कितने भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4। हमने 1/4 का मैट्रिक्स ले लिया, मतलब एक रो ले ली और 4 कॉलम ले लिए। तो ये क्या हो गया? 1/4। ऑर्डर तो हम लिख ही देंगे बच्चों। ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है? अक्सर बेस में। अक्सर नहीं, हमेशा लिखा जाता है। ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है? इस तरह से। ये जो हमारा नोटेशन है, ये बेटा किसका नोटेशन है? मैट्रिक्स का नोटेशन। कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स ऐसे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ नोटेशन, है ना। हाँ, तो नोटेशन दो होंगे बेटा। एक तो ये हमारा, और एक और क्या है? ऐसे। एक मिनट, ऐसे, मतलब इस तरह से दिखा देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स के नोटेशन। रो मैट्रिक्स हो गया 1/4 का। एक रो हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। सेकंड है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड क्या है हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉलम होगा तो जिसमें एक कॉलम हो और नंबर ऑफ रोज हो, क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। लिखेंगे डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इन विच, या अ मैट्रिक्स which is having a matrix which is having a matrix which is having one column, सिंगल कॉलम लिख दो, वन कॉलम लिख दो, बात एक ही है बेटा। वन कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। रोज कितनी भी हो सकती है सर? यस बेटा, कितनी भी हो सकती है। कॉलम एक ही होगा और रोज कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है। तो वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। लिखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। अब भाई मुझे कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, तो एलिमेंट्स में रो कॉलम एक ही रखना पड़ेगा, रो कितने भी रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 2 1 4। अब ये कितने बाय कितने का हो गया? 4/1 का, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4, और कॉलम कितना है? एक। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गया 3 2 1 4। क्लियर है? ठीक है। थर्ड, थर्ड टाइप क्या है सर? बेटा थर्ड है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सर बट ये डेफिनेशन बुक में नहीं दी है बेटा, बुक को छोड़ और भी डेफिनेशन होती है, वो भी लिख ले, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिखते हैं। अ मैट्रिक्स which is having a matrix which is having number of rows less than number of columns। क्या मतलब? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कम हो और कॉलम ज्यादा हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कम हो और कॉलम ज्यादा हो, क्या कहलाएगा? हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
और क्यों सर? क्योंकि इट लुक्स लाइक हॉरिजॉन्टल, इट लुक्स लाइक हॉरिजॉन्टल। किसके जैसा दिखता है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिखता है। अब भाई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, रो मैट्रिक्स से तो रो जैसा दिखेगा, कॉलम मैट्रिक्स से कॉलम जैसा दिखेगा। तो इट लुक्स लाइक हॉरिजॉन्टल, इट लुक्स लाइक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अब मुझे रो कम बनाना है, कॉलम ज्यादा बनाना है, तो मैं क्या करूं बेटा? थोड़ा ऐसा बनाऊंगा, रेक्टेंगल का ऐसे शेप में, जो कि दिखने में कैसा होगा? ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। सबसे सिंपल मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सर 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3। ओके, चलो इसी बात पे एक बात पूछता हूँ, बताओ 831 क्या होगा इसमें? कैसी बात कर रहे हो सर, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि 3 रो नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, बीच बीच में पूछता जाऊंगा बेटा, बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो भाई 2/3 का हमारा ये मैट्रिक्स हो गया। एक और लिखवाओ सर, एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। 1 2 3 4 1/4। अब बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सर अब भी हाल आपने बोला था ये रो मैट्रिक्स है, और अभी आप बोल रहे हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। बेटा हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन क्या बोल रही है? जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है वो कम होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी वैसा हो रहा है बेटा, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैन है, उसके बाद हमने ये बोला कि सिंगल रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, बात एक ही है, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है। उसमें एक रो होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए, और इसका ऐसा कोई नियम नहीं है। इसमें तो बस नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, बस ये डाउट क्लियर करने के लिए बेटा मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया आपके। ठीक है, 4 लेंगे हम, टाइप 4। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये किस चिड़िया का नाम है सर? देखो बेटा, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब वो वर्टिकल दिखता होगा। कैसे दिखता होगा? वर्टिकल। अब वर्टिकल दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? मैट्रिक्स में आई थिंक रो को बढ़ा देते हैं, क्योंकि रो को बढ़ा देंगे ऐसे, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, चल लिखते हैं। लिखो बच्चों, अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग, एक ऐसा मैट्रिक्स विच इज हैविंग नंबर ऑफ रोज more than number of columns। more than number of columns। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा? वर्टिकल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा रखता है, कॉलम कम रखता है, क्या कहलाता है हमारा? वर्टिकल मैट्रिक्स। अब सर आप लिखोगे इट लुक्स लाइक वर्टिकल, बिल्कुल सही है बेटा, इट लुक्स लाइक वर्टिकल। दिखने में कैसा होगा? वर्टिकल होगा। आया समझ में? एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूं और मुझे वर्टिकल बनाना हो, तो मैं क्या करूं? क्या करूं सर, मैं क्या करूं? बेटा 4 रो ले ले, 2 कॉलम ले ले, 4 रो ले ले, 3 कॉलम ले ले। सर 2 रो 1 कॉलम ले सकता हूँ क्या? हाँ, तो आलसी है बेटा, पूरा क्यों बनाएगा? ले ले, बट ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या करें हम? ठीक है, मैं ले रहा हूँ बेटा 4 रोज और 2 कॉलम का। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना भाई, कितने का मैट्रिक्स हो गया ये? 4/2 का मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 4 है और कॉलम 2 है। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें रो ज्यादा लेना है, कॉलम कम लेना है। तो एक काम करता हूँ, कॉलम 1 ले लेता हूँ, रो 3 ले लेता हूँ, 1 2 3। फिर उठा मन में सवाल, सर ये तो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स है, मैं कहा मना कर रहा हूँ वर्टिकल ही है बेटा, बट इट लुक्स आल्सो लाइक वर्टिकल, दैट्स व्हाई क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स भी है। वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर खास बात क्या है? खास बात ये है कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कम होना चाहिए। उसने स्पेसिफाइड नहीं किया कि 1 कॉलम होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, 3 होना चाहिए। उसको कोई मैटर नहीं करता। उसका मतलब क्या है? इससे नंबर ऑफ रोज ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कम होना चाहिए, इससे मतलब है। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी एक टाइप का क्या हो गया?
सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स भी एक टाइप से क्या हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं बेटा, फोर्थ हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। कोई भी एलिमेंट अदर देन जीरो नहीं मिलेगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो जीरो, तभी वो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो लिखते हैं डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स in which a matrix in which all the elements are zero is called zero matrix। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट क्या हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट भी लिख सकते हो आप, या विच ऑल द एलिमेंट्स, एक ही बात है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो जीरो हो, क्या कहलाता है, हमारा जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 2/3 का जीरो मैट्रिक्स, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। 1 3 5 7 9 11, 2/3, 2/3, ये हो गया। ये क्या है, हमारा जीरो मैट्रिक्स। अरे सर क्या बात करो, आपने तो जीरो लिया नहीं। ओ सॉरी बेटा यार, भूल गया था, अब याद आ गया। 0 0 0 0 0 0, और मैंने सोचा जब जीरो ही लगाना तो क्यों लिखूं, नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा, है ना। जीरो मैट्रिक्स से तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जीरो ही होंगे। सर एक और एग्जांपल, एक और लिख ले बेटा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने बाय कितने का हो गया, 3/3। ये हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स 3/3 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सिक्स्थ, सिंगलटन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिंगलटन। सिंगलटन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, विच इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। तो लिखेंगे अ मैट्रिक्स इन विच, a matrix which have only one element, I tell you, a matrix which have only one element is called singleton element। सर इसका ऑर्डर तो मैं बताऊंगा, बोल बेटा। सर इसका ऑर्डर होना चाहिए, एक ही एलिमेंट है तो 1/1, बिल्कुल सही है, यही तो सुनना था मुझे। यस, ए इज इक्वल टू, अरे भाई मुझे एक ही एलिमेंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिख दिया और इस तरह से मैट्रिक्स बना दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा मैट्रिक्स सही है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, सिंगलटन मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, 1/1। भाई एक ही एलिमेंट है मतलब सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या होने वाला है, 1/1। तो सिंगलटन मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमसे कोई पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, 1/1 का 1/1 ऑर्डर होता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर जैसा दिखता होगा सर, बिल्कुल सही सोचा आपने, बट स्क्वायर जैसा कोई मैट्रिक्स कब दिखेगा, जरा बताओ यार। आई थिंक, हाँ, रो और कॉलम इक्वल हो जाए तब। बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, क्या कहलाता है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are equal to number of column, number of rows are equal to number of columns। इसको हाईलाइट करेंगे हम, नंबर ऑफ रोज कहाँ गया, इधर है, नंबर ऑफ कॉलम किधर गया, इधर है। ओके, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो एक काम की बात लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज m इज इक्वल टू n। हाईलाइट करने वाला पॉइंट तो यही है बच्चों। इस केस में m और n क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे।
एम और एन क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम इक्वल हो गए। इसके लिए एग्जांपल लिखना पड़ेगा बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू 135,269,330। 135,269,330 आया समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने बाय कितने का भाई लोग, 3 बाय 3 का। सर एम और एन तो सेम ही होना ना, आप तो जानते हो। ठीक है, तो एम और एन इक्वल है, तो फिर मैं इसको एम और एन लिख ही क्यों रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे एन बाय एन लिख दूं या एम बाय एम लिख दूं, तो चलेगा नहीं क्या? चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ऐसे करके 2 2 4 4, 2 बाय 2 का कौन सा मैट्रिक्स भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 बाय 2 का कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 2 4 4, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। बताओ बच्चों, इसमें 2 2 वाला एलिमेंट कौन सा है, 8 2 2 सर, यस, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 सर, ये वाला। मतलब बच्चों को एलिमेंट पहचानना आ गया, ऑर्डर पहचानना आ गया, और टाइप्स भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। 8th वाला, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है बेटा, अभी कौन सा लिखा हमने, स्क्वायर। ठीक है, अब डायगोनल लिखेंगे। लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा बेटा, जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे और बाकी सब जगह क्या होंगे, 0 0। सर डायगोनल पे सब जगह एलिमेंट होना चाहिए, एक आध तो छूट भी जाए चलेगा। तुम आलसी हो मुझे पता है, इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे कम से कम एक एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, बाकी सारे के जीरो चलेंगे। तो मतलब डायगोनल पे तो एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जगह क्या होंगे, 0 0 0, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। लिखते हैं डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स which is having at least one एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट। थोड़ा और अच्छा लगेगा बेटा, नॉन जीरो एलिमेंट लिखेंगे तो, टेक्निकल टर्म्स और कुछ नहीं है। A matrix which is having at least one non-zero element, ऐसे लिख दो। एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, बाकी सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए सर, उनका क्या बेटा, उनको 0 0। ठीक है, तो डायगोनल पे तो एलिमेंट्स होंगे, बट बाकी सब जगह क्या होंगे, 0 0 0। अब कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ए मैट्रिक्स लिखे हम और डायगोनल पे एलिमेंट सर मैं 1 2 3 लिख दूं, लिख दे बेटा, तेरी मर्जी। 1 2 3 लिख दिया, बाकी सब जगह क्या करूं, 0 0 0 0। एक और बच्चा मेरे पास आया, वो बोलता है सर ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे, बोले ऐसे। देखो बच्चे हैं बेटा, हर एंगल पे सोचेंगे, हर तरीके से सोचेंगे, गलत क्या सही सोचना बनता है। तो 1 2 3 जो कि डायगोनल पे एलिमेंट है, अब बच्चे ने क्या किया, थोड़ा सा आलसी है बच्चा, फटाफट 0 0 लगा दिए। तो बोलता सर क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, और ये स्पेसिफिक कैटेगरी भी है किसी की। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पे नंबर चेंज कर रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 4 0 0 0 0 0 0 0 कम से कम डायगोनल पे एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, बाकी सारे क्या हो गए, 0 0। क्या कहलाएगा हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है, ऑर्डर क्या होगा बेटा, 3 बाय 3। अब अगला आएगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, टाइप नंबर 9। 9th टाइप क्या है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बता रहा हूं, सुनो। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे ऑल द एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच a diagonal matrix in which a diagonal matrix in which all the diagonal elements
all the diagonal elements are same. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are same or constant, एक ही बात है, सेम बोले या कांस्टेंट बोले, बात क्या है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब जीरो जीरो. कैसे सर, मैंने पहले मेंशन कर दिया बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स है वो, डायगोनल मैट्रिक्स. एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, तो वहां पर तो सारे जीरो जीरो होना ही है, बट डायगोनल पे एलिमेंट मिलेंगे तो पक्का हो गया, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है. साथ ही साथ एक बात, किस बात का याद रखना है, को ध्यान रखना है, 1 2 जो 3 है, अभी तक तो 1 2 3 थे, ठीक है. अब क्या होंगे, या तो 1 1 1 होंगे, या 2 2 2 होंगे, या फिर 3 3 3 होंगे, या फिर 5 5 होंगे, कुछ भी हो सकता है. यस, तो फिर क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स कैसे लिखे सर, देखो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, सबसे सिंपल एग्जांपल बेटा. ये देखो, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया. क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स तो है, बट सारे क्या है, सेम है. दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. सर मैं 5 को बाहर ले लूँ तो, बेटा 5 को बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं मैट्रिक्स से. यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 3/3 का. ठीक है. अब बाद में चल के हम ये बताएंगे कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. अभी जस्ट अगली वाली डेफिनेशन में आने वाला है बेटा, तो थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा आपको. यस, चलो, स्केलर मैट्रिक्स 9th वाला भी हो गया. डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख लेते हैं, और कोई बचा है क्या, नहीं. स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया, सिंगलटन हो गया, ठीक है. लिख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेक्स्ट. अब नंबर किसका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. इंतजार खत्म हुआ दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जल्दी आ गया. आपने डिमांड करी होगा, आपका काम हो गया. ठीक है बेटा, देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. देखो बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, बट उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1 या यूनिटी. क्या कहलाएगा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देखते हैं डेफिनेशन. अ मैट्रिक्स, सॉरी, अ डायगोनल मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स which is having all element unity और वन. और वन मतलब एक ही बात है यार, यूनिटी बोलो या वन बोलो, बात क्या है. इसको एक काम करो, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, यूनिटी दैट इज वन. यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन. A diagonal matrix which is having all elements unity is called identity matrix. अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स लिखते हैं बेटा. सर एक और बात पूछनी है, बोल बेटा, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, 100%. देखो यार, डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो स्क्वायर होगा ही सही. क्यों, क्योंकि डायगोनल तो तभी बनेगा. ठीक है, ऐसा डायगोनल बन रहा है 1 2 3. सर अगर नहीं हुआ तो फिर प्रिंसिपल डायगोनल के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो रेक्टेंगल, वो आगे सारी चीजें आएंगी. अभी कुछ सवालों को अभी ऐसे होल्ड में रखो, ठीक है. ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसमें क्या होना चाहिए, सर सारे एलिमेंट जीरो जीरो होना चाहिए. फटाक से जीरो बनाओ, और जीरो बनाने में तो हम माहिर है. वेरी गुड. तो फिर क्या करना है, डायगोनल पे 1 1 लिखेंगे. क्या लिखेंगे, डायगोनल पे 1 1 लिखेंगे. तो डायगोनल पे 1 1 1 होगा, यूनिटी होगा, या फिर 1 1 होगा, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो जीरो. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको एक और नाम बेटा, यूनिट मैट्रिक्स. क्या नाम से जानते हैं अपन, यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स. एक मिनट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर वैल्यू 1 1 1 है. ठीक है. एक और टाइप बचा है, उसको भी देख लेते हैं. टाइप नंबर 11, वो क्या है सर, वो है बेटा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. इसमें भी दो टाइप आते हैं. द फर्स्ट वन इज
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप के बनेंगे, एक बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों कि लोअर में तो ट्रायंगल बनेगा बट अपर साइड के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल। मतलब जो डायगोनल है उसके जस्ट ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 0 होंगे और नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा? नीचे वाले सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, लिखते हैं अ मैट्रिक्स इन विच, सर स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दें क्या? हाँ लिख दो बेटा, लिखना तो है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेना। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, all the diagonal elements नहीं, all the elements, all the elements above the diagonal, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कर लो। A square matrix in which all the elements above the diagonal, diagonal के ऊपर, above the diagonal is 0 या R0, क्या कहलाएगा हमारा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे? एग्जांपल देखते हैं बेटा। एक मैट्रिक्स ए बनाया मैंने, 3 by 3 का बनाया। कितने बाय कितने का बनाया? 3 by 3 का। डायगोनल पे फटाक से एलिमेंट डाले 1 2 3, बाकी 4 5 0 कर दिया और ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या कर दिए? 0 0। हमें मेन चीज क्या देखना है कि जो हमारा डायगोनल है, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल है, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। तब क्या होगा बेटा? ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? ठीक है सर, नीचे का कोई एलिमेंट डायगोनल के अगर एक आधा या 2 0 जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो सकता है, बट ऊपर के क्या होना चाहिए? 0 0। ऐसा नहीं कि नीचे के सारे एलिमेंट भी 0 0, ऊपर के सारे एलिमेंट 0 0, वैसा नहीं करना है ना। ठीक है, सेकंड है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक चीज बताना है बेटा, देखो इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो कहाँ फॉर्म हो रहा है? डायगोनल के नीचे। डायगोनल के नीचे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ऊपर क्या होगा? सारे एलिमेंट 0 0 होंगे, तब वो क्या होगा? लोअर ट्रायंगल। नीचे ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज लोअर ट्रायंगल। कल को ऊपर ट्रायंगल बनेगा तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। देखो अ मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर में देखेंगे अ मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which all the elements below, इस बार डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाएगी, below diagonal are 0 is called, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 0 हो, ऊपर ट्रायंगल फॉर्म, क्या कहलाएगा हमारा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लिखते हैं बेटा। ए इज इक्वल टू, देखो कैसे, 1 2 3 पहले लिख दिया सर, 5 6 7 भी लिखने का मन था तो लिख दिया, नीचे क्या बना दिया? 0 0। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नीचे के क्या है? 0 0। और साथ ही ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? ऊपर। यस सर, डायगोनल से ऊपर क्या हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, समझने के लिए बेटा ये तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक और काम की बात बताता हूँ, देखो हम सीख गए तो इसीलिए देखो बेटा, ए आई जे जो होता है वो हमारा आई क्या होता है? आई रो, और जे क्या होता है? जेथ कॉलम। अब इस केस में क्या हो रहा है? 0 0 0 कब बन रहा होंगे जरा सोचो। A11 A12 A13, यानी कि 1 2 मतलब जे बड़ा हो गया, आई छोटा हो गया। ठीक है, नीचे होते हैं क्या ऐसा? A31 मतलब आई बड़ा जे छोटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या है? जब आई जे मतलब आई जे इज इक्वल टू 0 होगा, व्हेन, कब होगा? देखो देखते हैं, लोअर ट्रायंगुलर में ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा, बट कब होगा? व्हेन आई क्या होगा? जे से जब बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा, बिल्कुल सही है।
आई जब जे से क्या होगा, छोटा होगा। बेटा आई जब जे से छोटा होगा तो हमारा ए आई जे क्या होगा, 0 होगा। इसमें चेक करते हैं। चलो हम सोचते हैं A32, नहीं A23 के पास आते हैं। तो कॉलम 3 है और रो 2 है, ठीक है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को देखते हैं, क्या मिला, 0 मिल गया ना, 0। एक और सोचो सर, A31, ठीक है, 31 में क्या ज्यादा है, रो ज्यादा है, कॉलम कम है, तो वैसा तो करना ही नहीं है। रो कम होना चाहिए, कॉलम ज्यादा है, वो एलिमेंट 0 होगा, बाकी सारे तो कुछ होंगे, ठीक है। तो ए आई जे क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब बाकी सब नॉन 0 होंगे। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं बेटा, इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, हेयर ए आई जे जो होगा वो 0 होगा, बट कंडीशन है व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, जब आई जे से बड़ा होगा, जब आई जे से बड़ा होगा तो ए आई जे क्या होगा, 0 होगा। किस केस में, ये होगा सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में, मतलब बिलो द डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। इतना क्लियर है क्या बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी टाइप भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इक्वल मैट्रिसेस, कि भाई कौन से मैट्रिसेस जो इक्वल होते हैं, बट वो अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बेटा। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आया समझ में, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत शानदार समझ में आया होगा बेटा, मजा आया होगा आज की क्लास। अगर आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सभी दोस्तों में सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब और शेयर इसलिए करवा रहा हूँ बेटा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके, है ना। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय।